नमस्कार दोस्तों, और सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में जो भी लगाया गया है। इसके अलावा हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जा करके वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आज जो हमारा नाटक है उसका नाम है एक और द्रोणाचार्य, जो कि शंकर शेष द्वारा लिखा गया है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो नाटक है, अगर हम देखें तो यह दो भागों में बटा हुआ है और पौराणिक कथा जो कि महाभारत है, महाभारत जैसी पौराणिक कथा के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसे रेखांकित करने की कोशिश की गई है। और इसमें दो कथा चलती है, एक महाभारत के समय की और एक वर्तमान समय की। तो इसी तरह से इसमें पौराणिक कथा जो महाभारत है उसके माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे दिखाने की कोशिश की गई है। अगर हम इसके पात्रों की बात करें, थोड़ा पात्र देख लेते हैं। पुरुष पात्रों में बात करें तो एक पात्र है अरविंद है एक पात्र। और इसके अलावा अन्य पात्रों की बात की जाए तो यदु है, प्रिंसिपल हैं, चंदू है, विमलेंदु है, द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन हैं, प्रेसिडेंट हैं और अश्वत्थामा हैं। स्त्री पात्रों में बात करें तो लीला है, कृपी है और अनुराधा है। तो इस तरह ये कुछ पात्र थे। अगर इसका हम प्रकाशन सर्वप्रथम हमने देखा ही नहीं। अगर इसका प्रकाशन की बात की जाए तो 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। सॉरी, यहाँ पे मैंने 71 लिखा है। 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शंकर शेष। अगर हम बात करें तो इस नाटक में शंकर शेष ने निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया है। तो किन किन बिंदुओं की बात की गई है इस नाटक में शंकर शेष के द्वारा? तो सामाजिक जीवन का यथार्थ वर्णन किया है इन्होंने। सत्ता एवं व्यवस्था तथा उसके आम आदमी के संघर्ष को दिखाया गया, उसका वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में विडंबनापूर्ण स्थिति का वर्णन है। शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बिंदु है। आगे बात करें तो नाटक में पौराणिक मिथक का भी प्रयोग किया गया है। सुविधाभोगी मनोवृत्ति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नाटक में मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगतियों का यथार्थ वर्णन एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से साक्षात्कार हमें इस नाटक में कराया गया है। अन्य बिंदुओं की बात की जाए तो गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से समकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की स्थिति को दिखाया गया है। जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति में समानता दिखाई गई है गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से। डॉक्टर नगेंद्र ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक में इस नाटक के बारे में कहा है कि इसमें आज के गुरुओं की रामनामी को उतारकर उनकी यथार्थ स्थिति को उजागर करने की कोशिश की गई है। आगे देखें तो इस नाटक के भीतर एक और नाटक का समावेश हुआ है जो कि नाटक में आकर्षक एवं कौतूहल पैदा करता है। हमने बताया इसमें दो कथाएं एक साथ चलती हैं, एक महाभारत के समय की गुरु द्रोणाचार्य की जो उन्होंने एकलव्य के साथ छल किया, और दूसरा जो चलता है इस नाटक में जो वर्तमान रूप से चलती हैं। तो इस नाटक में हम अगर बात करें तो एक पात्र है विमलेंदु, जिसने द्रोणाचार्य नाम नाटक लिखा है, जिसका संबंध महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य से है, जिन्होंने अपने शिष्य एकलव्य के साथ छल किया है। यही स्थिति अरविंद के साथ भी उत्पन्न होती है, जिस वजह से विमलेंदु अरविंद को एक और द्रोणाचार्य की उपाधि देता है तथा अरविंद को व्यवस्था और कोणों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य कहता है। लकड़ी की ठूठ की भांति बहता हुआ द्रोणाचार्य कहता है। सड़ा गला द्रोणाचार्य कहता है। इसके अलावा टूटा हुआ जहाज सा द्रोणाचार्य कहता है, इत्यादि उपाधियों से संबोधित करता है। विमलेंदु जो है वो अरविंद को करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस नाटक में सत्य के मार्ग पर चलने के कारण होने वाली दिक्कतों का वर्णन किया गया है। चंदू के माध्यम से छात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया और उसे वर्तमान समय के एकलव्य के रूप में व्याख्यायित किया गया। यहाँ एकलव्य के रूप में किसे रखा गया है? चंदू को। द्रोणाचार्य के रूप में किसे रखा गया है? तो अरविंद को। आगे देखें तो प्रेसिडेंट के माध्यम से चालाक, स्वार्थी एवं ब्लैकमेलर जैसे व्यक्तियों का वर्णन किया गया। आगे देखें तो नाटक जो है वो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भाग में बटा है, जिसमें पूर्वार्ध भाग जो है
वो मूल समस्याओं को प्रस्तुत करता है, जबकि नाटक का जो उत्तरार्ध भाग है वह सुविधा प्राप्ति एवं सफलता के बाद की कथा उसमें कही गई है। नाटक में कौतूहल, तीव्रता, भय, द्वंद्व आदि के प्रश्नों को विमलेंदु एवं अरविंद के माध्यम से दिखाया गया है। आगे देखें, आर्थिक संकट एवं व्यवस्था का दबाव भी देखने को मिलता है। नाटक में विचारधाराओं से पलायनवादी होने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अदालत का दृश्य, संवादों की नाटकीयता तथा प्रश्न और उत्तर में बड़ी टकराहट और उसकी आक्रामकता नाटक को यथार्थ के और करीब यहाँ पे ले जाती है। भाषा की बात करें तो नाटक की भाषा सहज है, सरल है, कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है और अंग्रेजी वाक्यों का भी प्रयोग मिलता है। अन्य बात करें तो नाटक में संवाद आक्रोश प्रधान है और अभिनय से युक्त हैं। प्राचीनता को नवीनता से जोड़ने के लिए सन्नाटे, चीख, चित्कार और कोलाहल जैसी विरोधी स्थितियों को दिखाया गया है। नाटक में ऐसी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है जिसके सांकेतिक अर्थ निकलते हैं। शिक्षक वर्ग की आर्थिक दशा, उनके कर्तव्यनिष्ठ, पलायनवादी, स्वाभिमानी, सिद्धांतवादी आदि रूपों का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन जो समय के साथ बदल जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे उजागर किया गया है, आप सभी ने ध्यान में रखें। वर्तमान भारत के कॉलेज स्ववित्तपोषी की दयनीय दशा, उनके माध्यम से शिक्षा का व्यावसायीकरण एवं प्रबंधन तथा शिक्षकों के मध्य तनावपूर्ण संबंध, प्रबंधक और शिक्षक के मध्य के तनावपूर्ण संबंध को भी दिखाया गया है। नाटक का उद्देश्य पौराणिकता के माध्यम से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य की खोज करना है। अगर अन्य बिंदु की बात की जाए तो मानव के अंतर्मन के गहन अंधेरे में बैठकर उस बिंदु को छूने और उसमें हलचल पैदा करना है जिसमें पौराणिक संदर्भों को आज के समय के अनुरूप देखा जाए, जो समझा जाए और स्वीकार किया जाए। इस नाटक का दूसरा मुख्य उद्देश्य है यहाँ। आगे देखते हैं, अगर दोहरे कथा प्रसंगों को लेकर चलने वाला आयुध चेतना का प्रभावशाली प्रयोगशाली नाटक है। आगे बिंदु है, इस नाटक में कई समस्या को उठाया गया है। मुख्य रूप से दो समस्याएं हैं, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनाचार का वर्णन है। वेतनभोगी मध्यम वर्ग में जीवन जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या है। नाटक की समाप्ति विमलेंदु के कथन से होती है जिसमें अरविंद को द्रोणाचार्य की उपाधि दी गई है। तो इसमें पात्र की अगर हम बात करें तो अरविंद है जो ईमानदार है, स्वाभिमानी शिक्षक है और आदर्शवादी सिद्धांतों पर चलने वाला है, पर समय और सत्ता के दबाव की वजह से वह बाद में बदल जाता है। अन्य पात्र की बात करें तो लीला है, अरविंद की पत्नी है और सुविधाभोगी है। विमलेंदु है, शिक्षक के रूप में सत्ता और व्यवस्था का विरोध करने वाला है, उससे अपनी जान गंवानी पड़ती है नाटक में। चंदू है, शिक्षक है, अरविंद का दोस्त है, स्वार्थी और सुविधाभोगी है। यदु है और प्रिंसिपल है, सुविधाभोगी है, लालची है और स्वार्थी है। प्रेसिडेंट है, राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। मैनेजर है, उसका लड़का है। अनुराधा है, आत्महत्या कर लेती है। चंदू है, अरविंद का शिष्य है, छात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और इसका तुलना जो है एकलव्य से की गई है। अन्य पात्र हैं द्रोणाचार्य, दुर्योधन, द्रौपदी, कृपि और अश्वत्थामा। इसकी अगर महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात की जाए तो कुछ पंक्तियां हैं। लीला कहती है तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के आसन पर। एक अन्य पंक्ति है यदु की, सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अक्ल पर पत्थर क्यों। एक अन्य पंक्ति है देखकर तो मक्खी नहीं निकल सकता। एक अन्य पंक्ति है इसकी आदर्शवादी बेवकूफ़ियों की पूजा करती रही। एक अन्य पंक्ति है यदु की, अब पहले अपनी चमड़ी, ऐसे करके कुछ है। तो इस तरह ये कुछ पात्र हैं, आप देख लीजिएगा, ये सारे कुछ पात्र हैं और इनके कथन हैं, आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस नाटक में आप इतना ही, मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।